हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत कुमार मिश्रा और स्वागत है आपका आपके के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र 2022-23 में आने वाले मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। एक गणित का मॉडल पेपर है कक्षा 10 के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र लिखा हुआ है, एक गणित का है पेपर। तो आज के इस वीडियो में हम जो ये मॉडल पेपर है गणित का यूपी बोर्ड का, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर समय है 3 घंटा 15 मिनट और इस सेट फर्स्ट मैंने लिया है। यहाँ पर सभी खंड करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं अभी पहले खंड में, तो उसमें से हमें टिक करना है। फिर दूसरे खंड में हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा, लेकिन खंड 1 जो है वो टिक लगाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम, और पूर्णांक जो है 70 नंबर का है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अभी शायद ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आधार ज्ञात कीजिए। 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के आधार पर हमें ज्ञात करना है 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका हल आप लोगों को बताते हैं कि इसका हम हल किस प्रकार से करेंगे। आप लोग अगर यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हल ज्ञात करना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 की पावर m, इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो चलिए दोस्तों, हमको देखते हैं किस प्रकार से इसका होगा। तो हम सोल्यूशन अगर लिखें यहाँ पर, तो इसका दशमलव प्रसार करना है हमें। तो इसके लिए हम पहले जो हर हमारा दिया गया है 1250, तो हर का हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम 1250 इधर लिख देंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 625 हो जाएगा। फिर दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटना पड़ेगा। तो 125 पंचे 625, फिर से 5 से कटेगा तो 25 बार में जाएगा। 25 से ही हम 25 पंचे 125, और यहाँ पर फिर 5 से जाएगा, 5 पचे 25, एक बार फिर 5 से जाकर ये पूरा यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। तो अगर बात करें इसके अभाज्य गुणनखंड की, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आया इसका अभाज्य गुणनखंड। यानी कि इसको हम 2 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4 बार यहाँ पर 5 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बार यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 बार 5 है। तो यहाँ पर हम इसको 2 इंटू 5 की पावर 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका हर का दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ हर का दशमलव प्रसार। तो हर का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होगा, दशमलव प्रसार अभी हमें करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा आया 2 इंटू 5 की पावर 4, हर का मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो इसके लिए हम अब करेंगे, ये जो हमारा 1458/1250 दिया गया है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर 1458। अब जो हमारा 1250 है, तो यहाँ पर हम पहले एक बार लिख लें 1250, कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम 1458 यहाँ पर जो लिखा गया है, तो 1458 को हम ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन जो मैंने 1250 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाला है 2 इंटू 5 की पावर 4, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। इसको हम अब इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 4, 2 इंटू 5 की पावर 4 जब मैंने यहाँ पर लिखा, तो हमारा यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन अब हमें इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 की पावर m को दोनों तरफ मतलब कि हर और अंश में बराबर करने के लिए हम 2 की पावर 3 से करेंगे गुणा। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा किया, यहाँ पर लिख दीजिए आप साइड में कि क्यों आपने इसको गुणा किया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अंश व हर में 2 की पावर m को बराबर करने के लिए।
बराबर करने के लिए 2 की पावर 3 से मैंने यहाँ पर गुणा किया। तो जब हम इसको 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा 1458 इंटू 2 की पावर 3 अपान, अब हमारा यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 4 हमारा हो जाएगा गुणा करने पर। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, ये हमारा यहाँ पर इसमें गुणा करने के बाद आ गया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 1458 को अब यहाँ पर हम तोड़ेंगे, अभी 1458 इंटू 2 की पावर जो 3 लिखा हुआ है इसको हम 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ही हमारा हो गया। 2 की पावर 3 इक्वल टू हमारा 8 आया, तो हम यहाँ पर इसको 8 से गुणा करके, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, और चूँकि यहाँ पर पावर है 4 तो हम यहाँ पर 4 जीरो लिख देंगे, मतलब कि 4 जीरो लगा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो अब हम इसको जब गुणा करेंगे 1458 में 8 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11,664। आप गुणा करके देख लीजिए, जो 1458 को जब हम 8 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 11,664 अपान 140। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर हमारे हर में जब 4 जीरो यहाँ पर आ गया है, 1 2 3 4, हर में जब 4 जीरो आया है तो हम इसको जब भाग देंगे तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा, चूँकि यहाँ पर हर में 4 जीरो है या 4 शून्य है, तो दशमलव प्रसार जो होगा हमारा, दशमलव प्रसार होगा वो भी दशमलव के 4 अंक तक होगा, दशमलव के 4 अंक तक होगा। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, तो हमारा 1.1664 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में था कि इसका हमें दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 4 स्थानों तक होगा, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पहला का क्वेश्चन हमारा आ गया ऑप्शन 4 4 स्थानों तक इसका दशमलव प्रसार होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, इस चित्र के हिसाब से हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा है चित्र, मैं यहाँ पर बना लूँ यहाँ पर कॉपी में, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये चित्र जो बना हुआ था उस क्वेश्चन में, तो उसमें बताना है कि इस चित्र के हिसाब से ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो आप लोगों को पता है कि शून्य जितने जो ये रेखा होती है वो x अक्ष पर जितनी बार क्रॉस करती है उतने ही शून्य होते हैं। तो यहाँ पर आप काउंट कर लेंगे, x अक्ष पर 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार यहाँ पर क्रॉस कर रही है, यहाँ पर ये रेखा क्रॉस कर रही है, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब कि ये 4 जगह पर क्रॉस कर रही है। तो इसके शून्य जो होंगे और x बराबर मतलब x का पर ही क्रॉस कर रहा है, तो शून्य होंगे 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था क्वेश्चन, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 जगह पर क्रॉस कर रही है x अक्ष पर, तो इसका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप लोग पढ़ ही लीजिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के ऐसे त्रिभुज हैं, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC अपान DF इज इक्वल टू 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DE का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये आप लोग निर्देशांक ज्यामिति का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बहुत छोटा सा आंसर हो जाएगा। 4 बटे 9 का हम स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 बटे 9 का स्क्वायर जो हम करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं AB बटे DE BC बटे EF AC अपान DF बराबर 4 बटे 9 दिया गया है। तो ABC का क्षेत्रफल बटे DF का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 बटे 9 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 4 बटे 9 का हम जो स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है 81, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर मैच कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको हम चलिए अब कॉपी में बताते हैं आपको।
मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट का और हर सेट का मॉडल पेपर जो आता है हाई स्कूल का, मैं सभी प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको 90 मार्क्स लाने हैं, 95 प्लस अगर टारगेट है आपका, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम बोर्ड एग्ज़ाम के मॉडल पेपर्स की तैयारी कराएंगे जो कि एक्सपेक्टेड हैं, इस बार ज़रूर आएंगे, और हर सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी होगी आपकी। तो क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो हम अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, या माइनस इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। तो हम अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें तो हमारा इधर राइट हैंड साइड में बराबर 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक फार्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये आप लोगों ने त्रिकोणमिति में बहुत ही भली भांति तरीके से पढ़ा होगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब हमारा टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो आप लोग याद करें कि टेन थीटा मतलब कि थीटा के किस मान पर टेन थीटा में 1 होता है। तो आप लोग को पता है कि थीटा बराबर जब 45 डिग्री होता है, यानी कि टेन 45 डिग्री जब होता है तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो थीटा हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री हमारा थीटा यहाँ से निकल आएगा तो हम इस पर मान पुट कर देंगे। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर एक बार लिख देंगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 4 थीटा का मान हमारे पास है 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। तो अब यहाँ पर साइन 45 का जो मान होता है, तो साइन 45 का मान आप लोगों को पता है कि 1/√2 होता है। तो 1/√2 का हम जब यहाँ पर 4 थीटा मतलब कि पावर 4 है तो हम यहाँ पर पावर 4 लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे। कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, इसका पावर हमारा 4 हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये हमारा हो जाएगा 1/2। यहाँ पर चूँकि पावर 4 है तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, दोनों में 1/4 होगा तो हमारा आ जाएगा 2/4। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ये क्वेश्चन जिसका मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन विद द सोल्यूशन आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने 0 किया, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिखा, फिर उसके बाद फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, यहाँ पर जो इधर आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। फिर साइन थीटा बटे साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, बराबर 1 होता है। तो टेन थीटा के किस मान पर टेन थीटा का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री पर 1 होता है। तो हमारा थीटा फाइंड होगा यहाँ से 45 डिग्री। तो हम इस पर थीटा जो है जहाँ पर थीटा है वहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 45 डिग्री, और यहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। आप लोग वीडियो को रोक कर या वीडियो को रिप्ले कर देख सकते हैं। तो ये था आंसर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पर ये था क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था यदि साइन थीटा, तो इसका मान होगा हमारा 1/2। ऑप्शन 2 यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है 3,4 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3,4 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। यहाँ पर 1 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई इतना दिया गया है। तो हम चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा लगा कर कॉपी में। तो यहाँ पर दिया गया है 3,4 की y अक्ष से दूरी, ये मैंने डायग्राम बना लिया है। तो यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर निर्देशांक बनाने पड़ेंगे। ये x अक्ष हमारा, ये y अक्ष है, और ये जो 3,4 इसको x, y के रूप में लिखा जाता है। आपको पता ही है x, y के रूप में। तो x है हमारा
x बराबर 3 है, y बराबर 4 है। तो यहाँ पर x बराबर 3 यहाँ पर होगा और y बराबर 4 यहाँ पर होगा। तो हम जब इसको यहाँ पर देखिए अब हम मिला रहे हैं तो हमारा पॉइंट जो है 3,4 लगभग यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जब मिल रहा है और आप जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो यहाँ पर पूछा है y अक्ष से दूरी, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, यानी कि y अक्ष हमारा यही तो है, ये y अक्ष, तो इससे हमारा इसकी दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। तो मतलब इसका राइट आंसर होगा 3 इकाई ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो है ये 3 इकाई ही है। तो जितनी दूरी इतनी यहाँ पर है उतनी दूरी ही यहाँ पर होगी, तो 3 इकाई भी यहाँ पर होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 इकाई, जो कि हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन सेकंड जो है मैच कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। ये प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि प्रायिकता अभी आप लोगों को मैं कर चुका है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो आ भी सकता है, इसलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। तो ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें इक्का नहीं होने की हमें प्रायिकता याद करनी है। तो यहाँ पर इसको हम चलिए आपको बताते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन है कि ताश की पत्ती में से इक्का निकाला जाता है, तो इक्का नहीं होने की हमें प्रायिकता याद करनी है। तो आप लोग जानते हैं प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, जितना यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वही हमारा अनुकूल परिणाम, मतलब ताश की पत्ती जो है 52 पत्ती होती है, उसमें से एक इक्का निकाला जाता है। तो जो एक इक्का निकाला जाता है वही हमारा अनुकूल परिणाम होता है। और कुल परिणाम कितना है, इक्का हमारे ताश की पत्ती में इक्का कितना होता है, 13 होता है, आप लोगों को पता है। तो इक्का जो होता है 13 होता है, तो मतलब कि कुल पत्तियां हैं 13, इक्के की कुल पत्ती हैं 13 और उसमें से निकाला जाता है एक पत्ता। तो अनुकूल परिणाम होगा हमारा 1 और कुल परिणाम होगा 13, क्योंकि इक्का की 13 पत्तियां ही होती हैं। तो अब चूँकि अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम 13 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इक्का की पत्तियां जितनी होती हैं वो 52 पत्तियों में से इक्का की सिर्फ 13 पत्ती होती हैं। तो कुल परिणाम उसका हो गया 13, मतलब इक्का निकाले जाने की कुल परिणाम हो गया 13, और अनुकूल परिणाम जो है एक इक्का निकाला जाता है तो हो गया अनुकूल परिणाम। तो इसका कुल प्रायिकता जो आ गई 1/13 इसका आंसर होगा। देखते हैं मैच ऑप्शन कौन सा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है 52 फेंटे गए पत्तियों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता हमें याद करनी है। तो ये ऑप्शन 1 ही मैच कर रहा है, पहला आंसर ही मैच कर रहा है 1/30, मतलब 1/13। तो यही होगा राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला खंड हमारा यहाँ पर है, दूसरा खंड है। यहाँ पर हमें देख सकते हैं आप सभी खंड करने हैं यहाँ पर हमको। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1 का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि के किस मान के लिए इस जो समीकरण जो दिया गया है इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समीकरण दिया गया था 3x + y = 1 और 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें हमें बताना था कि के किस मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में कि जब रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं, जब समांतर रेखाएं होती हैं तब जो हमारा हल होता है वो उसके लिए कोई हल नहीं होता है। मतलब कि जब a1/a2 = b1/b2 और ≠ c1/c2, ये जब हमारा कंडीशन होता है तभी जो रेखा होती है उसका कोई हल नहीं होता है। तो अब हम पहले जो हमें समीकरण ये दिया गया है यहाँ से हम a, b और c का मान निकालेंगे। और a, b, c का मान कैसे निकलेगा, हम इसको मानक समीकरण जो
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये जो हमारा मानक समीकरण होता है इससे हम तुलना करेंगे तो हमारा यहाँ से a का मान 3 निकल कर आएगा, b का मान 1 निकल कर आएगा और c का मान 1 निकल कर आएगा। यहाँ से a का मान 2 के माइनस 1 निकल कर आएगा, b का मान के माइनस 1 निकल कर आएगा, c का मान 2 के प्लस 1 निकल कर आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको जब मैंने तुलना किया तो a बराबर हमारा निकल कर आया 3, तो हम 3 और a1 का मान 3 है और a2 का मान 2 के माइनस 1 है बराबर b1 अपान b2। तो यहाँ पर b1 का मान है 1 और b2 का मान है k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 का मान है 1 अपान c2 का मान है 2k प्लस 1। तो इसको जो हम मान रख देंगे क्योंकि हमें a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इतने से ही मतलब है, इससे नहीं मतलब है। तो हम यहाँ पर इसको छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ इस दो पद को ही हल करके हम मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा 3k माइनस 3 हो जाएगा। जब 3 में k माइनस 1 में गुणा होगा तो हमारा 3k माइनस 1 हो जाएगा बराबर 2k माइनस 1। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे, 3k यहाँ पर 2k इधर आएगा तो हमारा माइनस 2k हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 है और 3 माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो 3k में से 2k जाएगा तो हमारा बचेगा k और इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस मतलब 3 में से 1 जाएगा, हमारा बचेगा 2। तो k बराबर 2 के लिए ये जो हमारा समीकरण दिया गया है इसको जब हम यहाँ पर k बराबर 2 रख देंगे, यहाँ पर हम जब k बराबर 2 रख देंगे तो इसका जो मान होगा उसका हमें कोई हल नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा k बराबर 2 के लिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर समझिए आप लोगों को 2 नंबर पक्का मिल गया है अगर इस तरीके से आप लोग लगाते हैं। तो मेरा मकसद है कि आप लोग सिर्फ जो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आप लोग लगा लेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होती रहे। और एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। और ये मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूँ जो कि मैं यहाँ पर आपको विद द सलूशन बता रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है चित्र में, या ये हमारा चित्र दिया गया है। तो इसमें AO अपान OC इज इक्वल टू BO अपान OD इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है जिसमें DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर है। तो हमें AB जो हमारी रेखा है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते थे ये था हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास ये है। यहाँ पर दिया गया है AO अपान OC इज इक्वल टू BO अपान OD इज इक्वल टू 1/3। मतलब AO OC BO OD आपस में बराबर हैं, 1/3 के मान के बराबर हैं। और DC दिया गया है 1.5। तो हमें AB का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो त्रिभुज, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज AOB बन रहा है, एक त्रिभुज DOC बन रहा है। एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें हम सर्वांग समता का नियम लगाकर इसको हम हल करेंगे। तो आप लोग पहले ही जान गए होंगे हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो हमारे जो त्रिभुज AOB जो है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में हम देखेंगे जो कोण AOB है, मतलब ये वाला कोण जो है AOB, ये वाला कोण वो बराबर है कोण COD के, मतलब इस कोण के बराबर है। मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप लोगों को पता है कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं
और आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए कोण AOB बराबर कोण DOC है। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो यहाँ पर भुजा भी बराबर होगी। तो यहाँ पर दे रखा है AO/OC इज इक्वल टू BO/OD, ये क्वेश्चन में हमारे दे रखा है। तो AO/OC इज इक्वल टू BO/BC, मतलब कि यहाँ पर एक कोण और यहाँ पर दो भुजा, एक कोण और दो भुजा आपस में बराबर हैं। तो मतलब ये भुजा कोण भुजा यस साइड एंगल, साइड जो हमारी सर्वांग क्षमता होती है, तो साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से हम इसको समरूप सिद्ध कर देंगे इस त्रिभुज को। तो त्रिभुज AOB जो होगा वो समरूप है त्रिभुज COD के यस सर्वांग क्षमता नियम से। तो जब ये समरूप है तो हम यहाँ पर हमको भुजा भी बराबर दिखानी पड़ेगी। तो ये जो भुजा है AO/OC जो है, यहाँ पर AO/OC बराबर होगी BO/OD के। ये क्वेश्चन में दे रखा है, आपको कुछ करना ही, सिर्फ क्वेश्चन से हमें रिलेटेड होकर चलना है और सिर्फ इतना हमें करना था, ये हमें सर्वांक्षण दिखा देना था इसमें बस, और सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हमारा आंसर भी देखते हैं कितनी आसानी के साथ फाइंड हो रहा है। यहाँ पर BO/OD कर देंगे तो ये जो हमारा होगा वो AB/DC के बराबर होगा। मतलब AO/OC जो है वो BO/OD इसके बराबर है, और ये जो बराबर है AB/CD के बराबर होगा। ये इस तरीके से बराबर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप AO/OC बराबर BO/OD का मान 1/3 दे रखा है। तो यहाँ पर हम इस दोनों के स्थान पर हम 1/3 रख देंगे। 1/3 बराबर AB का हमें मान फाइंड करना है और DC का मान यहाँ पर दे रखा है 1.5। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम से हम AB का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम AB बराबर निकालेंगे। AB बराबर हमारा हो जाएगा 1.5/3। इसको हम काटेंगे 0.5 आ जाएगा हमारा AB का मान। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से AB का मान निकल आया। सिर्फ आपको त्रिभुज ABC में सर्वांग क्षमता दिखाई देनी थी, जो मैंने यहाँ पर दिखा दी। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में इतना करना था और आपका आंसर तुरंत निकल आया। यहाँ पर आंसर आपका आ गया। तो आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ कुछ। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा है, यहाँ पर आपको दिखा दी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है त्रिकोणमिति से। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति से अगला क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा जरूर। तो अब हम बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, सलूशन की। तो यहाँ पर ये था क्वेश्चन √3 tan 12 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री, tan 78 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर √3 को √3 ही रहने देंगे, और ये tan 12 डिग्री को हम tan 90 माइनस थीटा, मतलब tan 90 माइनस 78 करेंगे, 90 माइनस 78 घटाएंगे तो हमारा tan 12 आएगा। तो इसलिए tan 90 माइनस थीटा के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। cot 45 को 45 ही रहने देंगे, cot 60 को 60 ही रहने देंगे, और tan 78 को 78 डिग्री ही रहने देंगे। अभी आप देखते हैं, अभी से मैंने यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा पहले स्टेप में इतना किया है। तो आप लोग ध्यान से बहुत देखिएगा वीडियो, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कोई नहीं बताने वाला है जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर √3 हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। आप लोग एक फार्मूला जानते हैं जो tan 90 माइनस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारा, और ये जो है आपस में सब मल्टीप्लाई है, गुणा के रूप में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा cot 78 डिग्री इंटू, अब cot 45 डिग्री का कितना मान होता है, तो cot 45 डिग्री का मान एक होता है। cot 60 डिग्री का हम मान रख देंगे, तो cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू tan 78 डिग्री यहाँ पर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ पर √3 से √3 यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर हम काट सकते हैं। अब ये जो हमारा है यहाँ पर लिख लेंगे cot 78 डिग्री इंटू 1 इंटू tan 78 डिग्री।
तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप cot 78 डिग्री को हम 1/tan 78 डिग्री भी लिख सकते हैं। मतलब cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो इसलिए हम cot 78 डिग्री को 1/tan 78 डिग्री भी लिख सकते हैं। और 1 × 1 × tan 78 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan 78 डिग्री से tan 78 डिग्री कट जाएगा और एंड में हमारा 1 × 1 × 1 = 1 हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से। तो आप लोगों को आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा त्रिकोणमिति का जो कि क्वेश्चन था। तो बहुत सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ, आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो था हमारा ये हो गया है। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 52 रबर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बताया, ये जो प्रायिकता वाला चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस से पूरी तरह से हट चुका है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। इसको आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आपको ज़रूरत है तो मैंने अभी एक यहाँ पर ताश वाले में बता दिया है, तो वहाँ पर आप लोगों को समझ जाइएगा। फिर अगला जो है समांतर श्रेणी से है, ये भी समांतर श्रेणी जो है ये भी आपका पूरा का पूरा काट चुका है, तो इसको भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप खा देख सकते हैं 0.666 को P/Q के रूप में हमें प्रदर्शित करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा इसको किस तरीके से हम लगाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है संख्या 0.666 को P/Q रूप मतलब हर के रूप में हमें लिखना है, परमेय की संख्या के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो 2 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और शायद आप लोगों को कुछ यहाँ पर परेशानी भी हो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो आप लोग इसको देखिएगा हम किस प्रकार से लगाते हैं बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दिया गया है 0.666 को हमें P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम इसको ये जो संख्या दी गई है इसको हम x मान लें, x बराबर 0.666 है। तो ये समीकरण 1 अगर हम बना लें, x मानकर इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। फिर हम इसमें अब हमें चूँकि इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो इसको हमें दशमलव से पहले हमें पूर्णांक में लाना होगा। दशमलव से हटाकर हम पहले इसको पूर्णांक बनाएंगे। तो आप दिमाग लगे हम पूर्णांक कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जब दोनों तरफ मतलब LHS और RHS दोनों तरफ हम जब 10 से गुणा कर दें, अगर हम 10 से गुणा कर दें तो हमारा जो है पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो 10 से जब हम गुणा करेंगे तो 10 से x = तो हमारा ये हो जाएगा 6 पॉइंट हमारा आ जाएगा 666। 10 से गुणा करने पर 6.66 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला समीकरण x = 0.666 और जब हमने 10 से गुणा किया यहाँ पर तो 10x = 6.666। तो ये हमारा एक समीकरण, हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो बहुत सिंपल वे में इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस तरीके से शायद ही अगर कहीं पर कोई बताए। तो जो हमारा समीकरण 2 है, अगर समीकरण 2 में से अगर हम समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से जब हम समीकरण 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर समीकरण 2 है 10x माइनस x कर देंगे बराबर 6.666 माइनस 0.666। तो इसको जो हम घटा देंगे, ये था हमारा समीकरण सेकंड, ये था हमारा समीकरण फर्स्ट। सेकंड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण घटा दिया गया है। तो 10x में से x जाएगा तो हमारा बचेगा 9x = हमारा हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 6 यहाँ पर है, 3 6 यहाँ पर है, तो ये तीनों कट जाएंगे और यहाँ पर हमारा बचेगा सिर्फ 6। तो हमारा x बराबर 6/9 हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 से इसको काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो x बराबर 2/3 हमारा आ गया। तो मतलब इसको परिमेय संख्या 2/3 के रूप में हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो ये जो हमारी संख्या दी गई थी 0 पॉइंट को Q के रूप में लिखना है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार से किया। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पॉज करके देख सकते हैं दोबारा से देखने में आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर इसको हल किया गया है। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, मैंने आप लोगों को सिर्फ बताने की ये कोशिश की है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको किस प्रकार से आप लोगों को हैंडल करना है।
तो अब हम बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वृत्त के व्यास ए बी के सिरे a-2, तथा b 1, -11 है। वृत्त के त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ये क्वेश्चन है, गा वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लिए क्वेश्चन का, फिर हम इसके बाद इसको हम बताते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। तो यह क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर हम इसको चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। तो क्वेश्चन है कि वृत्त है एक, तो वृत्त का व्यास है ए बी, तो उसमें ए का निर्देशांक दिया गया है -2, -7 और बी का निर्देशांक दिया गया है 1, -11। तो ये निर्देशांक दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का निर्देशांक -2, -7 और बी का निर्देशांक 1, -11। इतना चीज़ दिया गया है एक वृत्त में। इसका हमें, अगर हम इसको केंद्र को हम ओ मान लें, ये हमारा केंद्र, इसको हम ओ मान लें, तो हमें बतानी है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक। वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी और निर्देशांक क्या होगा, केंद्र का निर्देशांक। केंद्र मतलब ओ का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ओ का निर्देशांक। तो यहाँ पर इसमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो हम पहले केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे क्या होगा। तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। ये मध्य बिंदु ही है, अगर एक तरफ से देखा जाए, अगर ये वृत्त को हटा दिया जाए तो ये मध्य बिंदु है। इस दोनों रेखाओं के बीच में ए बी का मध्य बिंदु है ओ, जो कि है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का फार्मूला होता है वो होता है x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। मतलब जो x1 और x2 दिया गया है उसका आधा, और y1 और y2 का आधा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। x1 का मान है -2, y1 का मान है -7, x2 का मान है 1, y2 का मान है -11। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। तो हम यहाँ से मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे बहुत आसानी से, सिंपल वे में। क्योंकि यहाँ पर हमारा x1 बराबर -2, x2 बराबर 1, y1 बराबर -7 और y2 बराबर -11, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर ए और बी निर्देशांक में। तो यहाँ से हम मान पुट कर देंगे। x1 का मान मैंने अभी आप लोगों को बताया -2, प्लस x2 का मान हमारे पास है x2 बराबर 1 अपान 2 हम कर देंगे, कामा y1 का मान है -7 और हमें प्लस y2 का मान है -11 अपान 2 कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 अपान 2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो -7 -11 और -11 हो जाएगा हमारा -18। तो -18/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो -1/2 कामा 18, -18/2 को हम -9 भी लिख सकते हैं, काटेंगे तो हमारा -9 आएगा। तो मतलब इसका जो निर्देशांक आया -1/2 कामा 9 -9, इसका निर्देशांक आ चुका है। तो इसका जब निर्देशांक आ गया, हमारा निर्देशांक आया -1/2 कामा -9, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा निकल आया। तो हम यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अगर त्रिज्या की बात करें, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, व्यास बाई 2, मतलब व्यास की आधी होती है त्रिज्या। आप लोगों को ये चीज़ पता है। अब व्यास क्या है, ए बी व्यास है। तो चूँकि जब ए बी व्यास है तो हम इसके बीच की दूरी पहले हम निकाल लेंगे। तो जब हम बीच की दूरी निकाल लेंगे तभी हमारा यहाँ पर इसका व्यास पता होगा। तो जैसे हम बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे, तो मतलब कि जो बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस ए बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है, वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से, इस फार्मूले की सहायता से हम ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे।
तो हमें x1 दिया गया है, x1 है हमारे पास, x2 हमारे पास है यहाँ पर 1 है, तो x2 यहाँ पर हम करंडी लगा देंगे, अंडर रूट x2 है 1 और x1 है हमारा -2, तो हम जब -2 करेंगे तो +2 हमारा हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान है -11 और माइनस y1 का मान है -7 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर हल करेंगे इसको, तो 1 2 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर से यहाँ पर वही कंडीशन आ चुकी है, हम -11 और माइनस प्लस हो जाएगा, +7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 11 में से यहाँ पर 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 4 -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हमारा अंडर रूट 25 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मान होता है 5। तो 5 इकाई जो है इसका त्रिज्या निकल कर आ चुकी है, तो त्रिज्या हमारी आ गई 5 इकाई और मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया -1, 2। तो यहाँ से आपको 2 नंबर पक्का हो गया, यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिल गया। समझिए, 1 नंबर मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मिला है आपको, 1 नंबर त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मिला है, तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल चुके हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि गणित का मॉडल पेपर मैंने लिया है तो कुछ टाइम भी लग सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन है, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो त्रिज्या हमें दे रखी है, r बराबर हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कोण हमारा दे रखा है 90 डिग्री। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त हम बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं वैसे। तो यहाँ पर हमारा ये है एक वृत्त, यहाँ पर मैंने वृत्त एक बना लिया। तो वृत्त बनाने के बाद यहाँ पर एक हम बनाएंगे, AB वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे AB, ये हमारा हो गया AB। अब वृत्त के केंद्र पर, यहाँ पर केंद्र वृत्त का ये है O, तो यहाँ से यहाँ पर हम रेखा खींच लेंगे वृत्त के केंद्र पर, तो इसको हम रख देंगे O इसका नाम। और ये जो आप लोगों को पता है, ये जो होता है इसके बीच कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये थीटा हमारा 90 डिग्री दे रखा है। तो 90 डिग्री जो हमारा दे रखा है, तो ये हो गया हमारा, ये मतलब कि जीवा जो है ये भी उसके उस पर बना एक त्रिभुज। तो ये जो हमारा पूरा है, ये वृत्त है, उसमें एक त्रिभुज भी बन चुका है। तो हमें अब लघु वृत्तखंड, ये हमारा जो ये शेष भाग जो बचा, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड हुआ, और ये वाला जो भाग हमारा बचा इधर का, ये वाला भाग, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला जो भाग बचा ये हमारा लघु वृत्तखंड है, यही हमारा है लघु वृत्तखंड, और इसी का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आप लोग गेस कीजिए कि इसका क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात होगा इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम जो ये हमारा जो दीर्घ वृत्तखंड दिया गया है, इसमें में से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब दीर्घ वृत्तखंड में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आ जाएगा हमारा। और इसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी है ऑलरेडी, त्रिज्या यहाँ पर आपको बता दें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से हम अगर बात करें लघु वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा जो होगा वो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल मतलब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल में से हम जब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल को घटा देंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल को हम जब घटा देंगे तब हमारा ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल सकते हैं।
तो दिए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा। दिए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो चाहे दीर्घ वृत्त का कहें या त्रिज्यखंड कहें, एक ही बात होती है। तो ये त्रिज्यखंड होगा। तो हम जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से हमें घटाना है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए 90 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार मतलब जब त्रिज्या बराबर दे रखी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको आधार मान लें या इसको आधार मान लें, और इसको ऊंचाई मान लें या इसको ऊंचाई मान लें। तो आधार गुणा ऊंचाई मतलब 10 गुणे 10, क्योंकि त्रिज्या सेम ही है 10 यहाँ पर दोनों की त्रिज्याएँ सेम है। तो यहाँ पर 10 गुणे 10 कर लेंगे, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम पाई का मान होता है 3.14 यहाँ पर रख लेंगे। 3.14 रखने के बाद हमें आर जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर इंटू थीटा हमारे पास दिया है 90 डिग्री अपान 360 डिग्री -1/2 10 इंटू 10। तो हम इसको काटेंगे तो 2 1 2 2 5 10, यहाँ पर 90 चौके 360 यहाँ पर एक कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा, फिर 90 से ये कट जाएगा 4 बार में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा बचा 3.14 गुणे, अब हम 100 यहाँ पर इसको भी हम एक बार और काट सकते हैं। 2 से काटने पर 2 दूना 4 2 पंचे 10, यहाँ पर एक कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पर 10 एक बार और लिख दिया जाएगा, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर 2 पंचे 10 कट जाएगा। फिर हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10, मतलब आता वही आंसर घूम भरकर 5 गुणे 5 मतलब 25। 5 का स्क्वायर बटे कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 10 का हम 5 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50। तो हम 3.14 गुणे 5 पच्चे 25 -50 जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम इसमें 3.14 में 25 का हम गुणा करते हैं, तो 3.14 में 25 का गुणा करने पर हमारे पास आता है 78.5 में से हमें 50 घटा देना है। तो 78 में से 50 जाएगा तो हमारा बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सलूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन तीसरा का सबसे लास्ट वाला। अब हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। एक और क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा मॉडल पेपर जो है। तो ये हमारा त्रिकोणमिति से रिलेटेड यही लास्ट क्वेश्चन भी हमारा है। तो ये हमें सिद्ध करना है त्रिकोणमिति से कि cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इक्वल टू 7/4, इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे LHS लेंगे। LHS लेने पर हमें प्राप्त होता है, LHS हमारे पास दिया गया है cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री एक ब्रैकेट में इंटू साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cos 0 डिग्री का मान जो होता है, आपको त्रिकोणमिति का टेबल जो है इसमें मान मैंने आप लोगों को बताया था याद करने के लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि त्रिकोणमिति जो टेबल है वो जो मान याद करने के है वो कैसे बनाया जाता है, ट्रिक के माध्यम से मैंने वहाँ पर आपको बताया है। तो वो ट्रिक अगर आपको पता चल जाएगी तो आप लोग ये जो मान है त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोणों का मान ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1 लिख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस हो जाएगा साइन 45 डिग्री का 1/√2
2। तो इसका सिर्फ यहाँ पर मान रखना था और कुछ नहीं करना था। तो जो मैंने यहाँ पर जितना cos 0 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो मैंने पुट कर दिया, प्लस था तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। sin 90 का मान होता है 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2। इतना चीज़ होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने पर यहाँ पर 2 का 1 में गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 2 + 1/2 + 1/√2। वही चीज़ यहाँ पर होगी 2 + 1/2 माइनस 1/√2। यहाँ पर सिर्फ मैंने हर को बराबर किया है। तो हम लासा जब लेंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 है तो गुणा करने पर हमारा 2 हो जाएगा, 2 + 1/2। वही चीज़ यहाँ पर हुआ 2 + 1/2। और ये जो है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अभी। तो इसको करने पर हमारे पास हो जाएगा 3/2 + 1/2 √2। 3/2 + 1/√2। और ये भी हमारा हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक है 3/2 प्लस, मतलब यहाँ पर a + b और a - b। यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a + b एक ब्रैकेट और a - b एक ब्रैकेट का, ये फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। आपको कुछ सर्वसमीका भी ज्ञात होनी चाहिए, जिसके ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है ये जो है बेसिकली सर्वसमीकाओं पर भी आधारित होता है। तो a + b और a - b इस प्रकार का यहाँ पर बन चुका है फार्मूला। तो इसको हम तोड़ेंगे तो a² - b² के फार्मूले के रूप में टूट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a² मतलब कि 3/2 का स्क्वायर, a² माइनस b² मतलब 1/√2 का स्क्वायर। इस फॉर्म में ये टूट जाएगा हमारा। तो इसको इस फॉर्म में जब टूट जाएगा तो हमारा स्क्वायर करेंगे 3 का तो हमारा हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करने पर हमारा आता है 2, 1/2 आता है। तो इसको हम अब हर यहाँ पर बराबर करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 9 - 2 = 2/4 हमारा आ जाएगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7/4, जो कि हमारा RHS के बराबर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर a + b a - b के फार्मूले के रूप में यहाँ पर टूट गया मान रखने पर जब ये टूटा तो a² - b² के फार्मूले के रूप में मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। उसके बाद सॉल्व किया तो यहाँ पर सिंपली 7/4, जो कि RHS में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था, उसके बराबर यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर सिंगल वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।